नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है भोली। दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम सुलेखा था। वो रामलाल की चौथी बेटी थी। रामलाल के बारे में मैं आपको बता दूं, वो गांव में जमींदार था। सुलेखा को सब भोली कहकर बुलाते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो मेंटली वीक थी और चीज़ों को समझने में और लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। दरअसल बचपन में वो चारपाई से गिर गई थी जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, जिससे उसके ब्रेन का एक पार्ट कम्प्लीटली डैमेज हो गया था। भूली जब पैदा हुई थी तो वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उससे स्मॉल पॉक्स हो गए, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर स्पॉट्स रह गए। सिर्फ उसकी आंखें ही बच पाई। जब वो 5 साल की हुई तब उसने बोलना शुरू किया और वो हकलाकर बोलती थी। बार बार हकलाने से उसे बहुत बुरा फील होता था, इसीलिए उसने बोलना ही बंद कर दिया। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। भोली सबसे यंगेस्ट चाइल्ड थी। रामलाल गांव के अंदर रिच फार्मर था। उसने अपनी फैमिली को सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई थी। उसके सारे बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रांग थे, लेकिन भोली को छोड़कर उसने अपने सारे बच्चों को शहर में भेजा, स्कूल्स में पढ़ने के लिए, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। राधा उसकी सबसे बड़ी बेटी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मंगला थी, जिसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। और तीसरे नंबर पर चंपा थी, जो कि रामलाल की तीसरी बेटी थी। और सारी लड़कियां हेल्दी और ब्यूटीफुल थी, और उनके लिए शादी करवाना इतना मुश्किल काम नहीं था। रामलाल को मेन जिसकी चिंता थी वो थी भोली, क्योंकि भोली ना तो ब्यूटीफुल थी और ना ही इंटेलिजेंट। इसीलिए उसके लिए वर्ड ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। जब भोली 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो चुकी थी। उसी सेम ईयर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला, जिसकी इनॉग्रेशन करने गांव के तहसीलदार साहब खुद आए। उन्होंने रामलाल को बोला कि रामलाल, तुम एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल इस गांव के अंदर तुम्हारी बहुत इज्जत है, तो तुम्हें अपनी बेटियों को इस प्राइमरी स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। तहसीलदार साहब की बात सुनने के बाद रामलाल ने रात को ये मैटर अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया। पहले तो उसकी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उसकी एजुकेटेड डॉटर्स के लिए शादी करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामलाल अब डबल माइंडेड हो गया। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो तहसीलदार साहब की बात का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था और दूसरी ओर उसकी वाइफ भी अपनी जगह सही थी। फाइनली उसकी वाइफ ने यह सजेस्ट किया कि वो भोली को स्कूल भेज दे, क्योंकि उसके चांसेस वैसे भी बहुत कम है। अगली सुबह रामलाल भोली को स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गया। भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे ये बात पता ही नहीं थी कि स्कूल होता क्या है। भोली को सिर्फ इतना याद आया कि कुछ दिनों पहले उनकी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको सेम ऐसे ही घर से बाहर ले जाया गया था और बदले में फादर उसके रिटर्न में पैसे कराए थे। उसे ये लगा कि शायद उसके साथ भी यही होने वाला है, और उसने अपने फादर के हाथ से अपना हाथ खींच दिया। वो डर गई। भोली के इस बिहेवियर की वजह से भोली के फादर इरिटेट हो गए और वो भोली के ऊपर चिल्लाने लगे कि वो उसको स्कूल लेकर जा रहे हैं, कहीं और नहीं। उसके बाद भोली के फादर ने उसकी मदर को बोला कि वो भोली को साफ़ सुथरे कपड़े पहना दे, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर दे, ताकि स्कूल वालों को ये ना लगे कि हम भोली को कैसे उठा कर ले आए हैं। और भोली को उस दिन पहली बार साफ़ कपड़े मिले। हालांकि ये कपड़े चंपा के ही थे जो उसे पहनाए गए। भोली को नहलाया गया, उसके बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई। और भोली को जब ऐसा ट्रीटमेंट मिला तब उसे विश्वास होने लगा कि उसे कहीं गलत जगह नहीं बल्कि कहीं सही जगह ही ले जाया जा रहा है। जब वो और उसके फादर स्कूल पहुंचे तो बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में बैठे हुए थे। रामलाल ने भोली का हाथ हेड मिनिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया और वो चले गए। अब भोली अकेली इधर उधर देखने लगी। भोली की आंखों में बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ था, क्योंकि उसने स्कूल पहले कभी देखा नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे और कमरों में बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे और लिख रहे थे। भोली को भी उसी क्लासरूम में ले जाया गया और उसे ऑर्डर किया गया कि वो वहीं पे जाके बैठ जाए। भोली जानती नहीं थी कि स्कूल एक्चुअली होता कैसा है और वहाँ पे क्या होता है, लेकिन उसे ये देखकर खुशी हो रही थी कि ज़्यादातर लड़कियाँ तकरीबन उसी की एज की थी। उसे उम्मीद थी कि शायद इन्हीं लड़कियों में से कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। अब क्लास की टीचर बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दीवार के ऊपर लगी हुई पेंटिंग्स को देखी जा रही थी और वो पेंटिंग्स उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि उसमें एक पिक्चर एक ब्राउन हॉर्स की थी। ये वैसा ही हॉर्स था जिसके ऊपर तहसीलदार साहब गांव में आए थे। दूसरी पिक्चर उसने एक पैरेट की देखी।
ये वही सेम पैरेट लग रहा था जो उसने आम के बगानों में देखे थे। इसके बाद एक इमेज काऊ की थी। ये काऊ बिल्कुल उसको अपनी काऊ लक्ष्मी की तरह ही दिख रही थी। जब वो इधर उधर पिक्चर्स देखने में बिजी थी, तब उसे एकदम दिखाई दिया कि उसकी टीचर उसके पास ही खड़ी हैं। उन्होंने उसका नाम बोला भोली, और वो बोली भ भो भो भो। वो सिर्फ हकलाने लगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, और अचानक से डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी, और उसने अपना हेड डाउन कर लिया और कोने में जाके बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाकी लड़कियों की तरफ देख सके, क्योंकि वो जानती थी वो अभी भी उसको देखकर हंस रही थी। अब भोली की टीचर ने अपने फ्रेंडली मैनर से भोली को कंफर्टेबल करने की कोशिश की। उन्होंने दोबारा उससे उसका नाम पूछा। हालांकि भोली अभी भी हकला रही थी और नर्वस थी, लेकिन अब की बार वो अपना पूरा नाम बोलने में सक्सेसफुल हो गई। उसके टीचर ने उसको शाबाशी दी अपने इस अटेम्प्ट के लिए, और बोला कि अगर वो अपने डर को दूर कर दे तो वो हर चीज़ क्लियरली बोल पाएगी। भोली भी हैरान थी कि वो कैसे इतना क्लियरली बोल पा रही है। भोली की टीचर उसकी क्यूरोसिटी को समझ चुकी थी, और वो जानती थी कि अगर भोली डेली स्कूल आएगी तो एक दिन भोली की ये हकलाने वाली दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने भोली से पूछा, क्या वो अगले दिन स्कूल आएगी? भोली ने अपना हेड नीचे कर कर इशारा किया कि हाँ। उसके टीचर ने फिर उसे बोला कि वो लाउडली बोले। अब की बार भोली ने बोला हाँ, और वो खुद हैरान हो गई कि वो कैसे बोल पा रही है। उसके टीचर ने दोबारा से उसे शाबाशी दी और एक बुक दी जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी, डॉग्स की, कैट्स की, गोट्स की, और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए थे। 1 महीने के अंदर तुम इस बुक को पूरी तरह पढ़ने में काबिल हो जाओगी। उसके टीचर ने बोला, और फिर मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी, और फिर उससे बड़ी, और फिर तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी, और कोई तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, और कोई भी चीज़ तुम बिना हकलाए हुए आसानी से बोल पाओगी। तो तुम ये बात समझ गई ना? अब तुम घर जाओ और कल सुबह से जल्दी आना। भोली को सडनली ऐसे लगने लगा जैसे गांव में अचानक मंदिरों के अंदर सारी घंटियां बजने लगी हैं। ऐसा लगने लगा जैसे पेड़ों के ऊपर फूल खिलने लगे हैं। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। अब साल बीतते चले गए और वो गांव एक छोटा शहर बन गया, और वो लिटिल प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन गया। वहाँ पे अब एक सिनेमा भी होता था। एक रात रामलाल अपनी वाइफ से भोली की मैरिज के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसने अपनी वाइफ को बोला कि क्या उसे बिशंबर लाल के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसके बदले में उसकी वाइफ ने बोला बिल्कुल, उन्हें बिशंबर के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और बिशंबर लाल भोली के लिए बिल्कुल सूटेबल है। उसने अपने व्यू को सपोर्ट करते हुए बताया कि बिशंबर की एक बड़ी दुकान है, उसके पास अपना घर है, और उसके पास बैंक में पैसे भी हैं, और इसके अलावा वो हमसे कोई दहेज भी नहीं चाहता। रामलाल अभी भी अनश्योर था, क्योंकि बिशंबर लाल उसी की उम्र का था, यानी वो भोली से कहीं ज़्यादा बड़ा था, और इसके अलावा वो हैंडीकैप भी था। और इवन बिशंबर लाल की पहली शादी हो चुकी थी, जिससे उसे अपने बच्चे भी थे। खैर, रामलाल की वाइफ ने बोला इस बात में कोई नुकसान नहीं है कि भोली और बिशंबर लाल के बीच में इतना बड़ा एज गैप है। इसके अलावा रामलाल की वाइफ ने यह भी बोला कि उन्हें भोली के लिए इजीली ब्राइड मिलेगा भी नहीं, और बिशंबर लाल वैसे भी दूसरे गांव का है। उसको भोली की मेंटल कंडीशन और उसके अगली फेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। रामलाल इस बात से चिंतित था कि इस मैटर के ऊपर भोली कैसा रिएक्ट करेगी। खैर, इसके ऊपर रामलाल की वाइफ ने बोला कि भोली तो एक बुद्धू गाय की तरह है और वो कुछ भी नहीं बोलेगी। भोली साइड में खड़े होकर चुपचाप अपने पेरेंट्स की बातों को छुप कर सुन रही थी। खैर, बिशंबर नाथ के बारे में बात करते हैं। बिशंबर नाथ एक बहुत अमीर आदमी था। उसकी अपनी दुकान थी और वो फूड आइटम्स और हाउस होल्ड गुड्स को बेचा करता था। इसके अलावा बिशंबर नाथ गाँव में एक अच्छा खासा व्यापारी भी था। खैर, शादी का दिन आ गया। बिशंबर नाथ अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ फुल बैंड बाजे बारात के साथ आया, और शादी के अरेंजमेंट बहुत धूमधाम से की गई। रामलाल खुद भी बहुत खुश था कि उसकी अपनी चौथी लड़की की शादी इतने ज़्यादा धूमधाम से हो रही है। भोली को लाल साड़ी में सजाया गया और उसे पवित्र अग्नि के पास फेरे लेने के लिए बुलाया गया। अब भोली को माला पहनाने के लिए बोला गया। जैसे ही बिशंबर नाथ ने भोली के गले में माला डाली, उसने अचानक से भोली का फेस देख लिया और उसके फेस के ऊपर पॉक मार्क्स देख लिए।
और उसने अपना ऑब्जेक्शन उठाते हुए अपने दोस्त को बोला, देखो इसका फेस कितना गंदा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इस पर उसके दोस्त ने सजेस्ट किया कि तुम ज़्यादा नखरे मत करो, क्योंकि तुम भी कोई ज़्यादा यंग नहीं हो, तुम्हारी भी उम्र 50 साल के आसपास हो चुकी है और तुम्हें ऐसी यंग लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, इसीलिए शादी कर लो। विशंबर नाथ ने अचानक से रामलाल के आगे भोली से शादी करने के बदले में 5,000 रुपये की डिमांड कर दी। उसने बोला वो तभी इस बदसूरत लड़की से शादी करेगा जब उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। रामलाल बेचारा भागा भागा अंदर गया और अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी। उसने बोला, मुझे परेशान मत करो, ये लो 2,000 रुपये ले लो और मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर विशंबर नाथ ने बोला, तो ठीक है, फिर अपनी बेटी को अपने घर में ही रखो, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। रामलाल बेचारा क्या करता, पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत ना गंवाने के चक्कर में वो बेचारा अंदर गया और 5,000 रुपये काउंट कर कर ले आया और विशंबर नाथ को दे दिए। विशंबर नाथ खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब विशंबर नाथ जैसे ही भोली के ऊपर माला डालने लगा, भोली ने अचानक से अपनी आंखों से उसे घूरा और उसके हाथ को रोक लिया और माला सीधा पवित्र अग्नि में फेंक डाली। और भोली ने अपने फादर की तरफ देखते हुए बोला, पिताजी आप इससे पैसे ले लीजिए, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी। ये देखकर सारे लोग वहाँ पे हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि भोली की वॉइस पहली बार इतनी क्लियर और बिना हकलाए हुए आ रही थी। सब लोग हैरानी भरी नज़रों से भोली की तरफ देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे कि कितनी बेशरम लड़की है जो शादी करने से मना कर रही है। और रामलाल भी गुस्से होकर भोली के ऊपर चिल्लाने लगा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत से हमारी गांव में कितनी बदनामी होगी, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है? इस पर भोली ने जवाब दिया कि पिताजी आपकी और हमारे परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए ही मैं इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं इस लालची और बुज़दिल इंसान से शादी नहीं करूँगी। अब वहाँ से धीरे धीरे करके बारात वापस जाने लगी। विशंबर नाथ, उसके दोस्त और उसकी फैमिली भी चले गए और कुंड की पवित्र अग्नि भी धीरे धीरे बुझने लगी। बेचारा रामलाल दुखी होते हुए भोली की तरफ बोलने लगा, लेकिन भोली तुम्हारा क्या, अब तुमसे कोई भी कभी भी शादी नहीं करेगा, हम क्या करेंगे? इस पर भोली ने बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके और माँ के बुढ़ापे में आप दोनों की सेवा करूँगी और गांव के अंदर इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जितना मैंने सीखा है। क्यों मैम, मैं सही कह रही हूँ ना? भोली की मैम भी उस शादी में आई हुई थी जिन्होंने भोली को बचपन से पढ़ाया था और वो ये सब ड्रामा चुपचाप खड़े होकर देख रही थी और उन्होंने भोली को स्माइल पास करी। उनकी इस स्माइल से उन्होंने भोली की स्टेटमेंट को अप्रूव कर दिया था। वो अंदर ही अंदर भोली के लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे एक आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बनाने में किसी न किसी दिन सफल हो जाता है। आज भोली ने भी वही काम किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।